हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस जीएस मैथ्स एंड साइंस क्लासेस। आज का टॉपिक है न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ का जो स्टेटमेंट है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। स्टेटमेंट है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the applied force and this change takes place in the direction of force। तो न्यूटन्स के सेकेंड लॉ को समझने के लिए सबसे पहले जो चीज़ हमको समझना पड़ता है वो है मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी का मोमेंटम किसे कहा जाता है? मोमेंटम जो होता है किसी बॉडी का मास और उसकी वेलोसिटी के प्रोडक्ट को मोमेंटम कहा जाता है। तो मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम इज इक्वल्स टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। किसी भी बॉडी के मास को जब उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो हमको फिजिकल क्वांटिटी मिलती है उसको मोमेंटम कहा जाता है। अगर सपोज करिए किसी बॉडी का मास अगर m है और उसकी वेलोसिटी अगर v है तो m मल्टीप्लाइड बाई v, यानी कि m इंटू वी इज इक्वल्स टू मोमेंटम, जिसको कि p से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब सपोज करिए कि किसी बॉडी का मास है m और उसकी इनिशियल वेलोसिटी अगर u है तो इस बॉडी का जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो होगा p1 इज इक्वल्स टू m इंटू यू। अब अगर इस बॉडी जिसका कि मास m है इसके ऊपर अगर हमने एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया है और एक्सटर्नल फोर्स की जो वैल्यू है वो F है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इस बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आएगा। इस फोर्स के अप्लाई करने से इस बॉडी जिसका कि मास m है उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। और इस फोर्स को अगर हम t सेकेंड तक के लिए अप्लाई करते हैं, t सेकेंड, तो और फोर्स को जो अप्लाई किया गया है जिस डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई किया गया है, तो उस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करने से उस बॉडी की वेलोसिटी चेंज होकर के v हो जाता है। और इस फोर्स को जो अप्लाई किया गया है वो t सेकेंड तक इस फोर्स को अप्लाई किया गया है, तो इस फोर्स को t सेकेंड तक अप्लाई करने से उसकी वेलोसिटी हो जाती है v। तो इसका जो फाइनल मोमेंटम होगा वो हो जाएगा p2 इज इक्वल्स टू m इंटू वी। तो अब अगर हमें चेंज इन मोमेंटम फाइंड आउट करना है तो डेल्टा पी जो है चेंज इन मोमेंटम है, तो डेल्टा पी इज इक्वल्स टू हो जाएगा P2 माइनस P1, जहाँ पर कि P2 जो है वो ग्रेटर देन P1 है, क्योंकि वेलोसिटी v जो है वो u से बड़ा है। v इज ग्रेटर देन u, क्योंकि फोर्स जो है वो वेलोसिटी बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई किया गया है। तो डेल्टा पी इज इक्वल्स टू P2 माइनस P1। अब P2 की वैल्यू को अगर हम सब्सटीट्यूट करें तो यहाँ पे हो जाएगा mv और P1 की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करने पर ये हो जाएगा mu। और m को अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा v माइनस यू। अब ये जो v माइनस यू है ये चेंज इन वेलोसिटी, जिसके लिए m इंटू डेल्टा वी हम लिखेंगे, तो डेल्टा p इज इक्वल्स टू हो जाएगा m इंटू डेल्टा वी। अब न्यूटन्स का सेकेंड लॉ का जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। हमारा अप्लाइड फोर्स कितना है? F है, तो F इज इक्वल्स टू हो जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
चेंज इन मोमेंटम, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डेल्टा पी अपॉन टी। ये है न्यूटन्स का जो सेकेंड लॉ का जो स्टेटमेंट है, उसके अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब F इज प्रोपोर्शनल टू, अब डेल्टा P की अगर हम वैल्यू को सब्सटीट्यूट करें, डेल्टा P इज इक्वल्स टू M इंटू डेल्टा V, तो ये हो जाएगा M इंटू डेल्टा V अपॉन T, और F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M इंटू डेल्टा V बाई T, और F इज प्रोपोर्शनल टू M। नाउ डेल्टा V जो है वो V माइनस U है, तो डेल्टा V की अगर वैल्यू रखें तो यहाँ पे ये हो जाएगा V माइनस U अपॉन T, सिंस डेल्टा V इज इक्वल्स टू V माइनस U, और F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। अब यहाँ पे देखिए V माइनस U अपॉन T, V फाइनल वेलोसिटी माइनस U इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई T, तो V माइनस U अपॉन T जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पर V माइनस U अपॉन T की जगह हम एक्सेलरेशन A पुट करेंगे, यानी कि बिकॉज V माइनस U अपॉन T इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन A, सो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M इंटू A, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन। अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर हम हटाएंगे और इक्वल टू का साइन पुट करेंगे, तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर इक्वल टू का साइन पुट करने पर हमको एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने एक कांस्टेंट K से मल्टीप्लाई कर दिया है, और F इक्वल्स टू K M इंटू A हो गया। अब इस K की वैल्यू को फाइंड करना है, तो K की वैल्यू को हम इस तरीके से फाइंड करते हैं कि अगर फोर्स की वैल्यू 1 यूनिट हो जाए, इफ F इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, और मास की वैल्यू जो है ये भी 1 यूनिट हो जाए, और एक्सेलरेशन A भी अगर 1 यूनिट हो जाए, तो F K की वैल्यू हो जाएगी 1 इक्वल्स टू K, मास की जगह 1 पुट करेंगे और एक्सेलरेशन की जगह भी अगर हम 1 पुट करेंगे, तो यहाँ से हमको K की वैल्यू 1 मिलेगा। यानी कि मास अगर 1 यूनिट, अगर 1 यूनिट मास पर अगर 1 यूनिट फोर्स अगर अप्लाई करें, और जिसकी वजह से अगर 1 यूनिट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो, तो K की वैल्यू 1 होगी। तो इस तरीके से अगर हम K की वैल्यू को इस इक्वेशन, सपोज ये इक्वेशन 1 है, तो K इक्वल्स टू 1 को अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब F इक्वल्स टू M इंटू A से हम 1 न्यूटन फोर्स की डेफिनेशन को हम डिराइव कर सकते हैं। तो 1 न्यूटन फोर्स कब होगा, जब मास जो है उसकी वैल्यू 1 kg हो, और एक्सेलरेशन इक्वल्स टू अगर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाए, तो F इक्वल्स टू हो जाएगा 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 न्यूटन फोर्स। यानी कि 1 न्यूटन फोर्स वह फोर्स है जो कि 1 kg मास पर अगर अप्लाई की जाए, तो उस 1 kg मास पे 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर का एक्सेलरेशन क्रिएट करता है, तो हम उस फोर्स को 1 न्यूटन फोर्स कहेंगे। अब F इक्वल्स टू M इंटू A, अगर बॉडी का मास अगर कांस्टेंट है, इफ M इज कांस्टेंट,
देन एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। यानी कि बॉडी का मास कांस्टेंट का मतलब है कि बॉडी अगर सेम बॉडी है तो उसमें अगर जितना ज़्यादा हमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना पड़ेगा उतना ही ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। यानी है कि ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और इफ़ एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट then F is directly proportional to mass। F is directly proportional to mass। यानी कि अगर एक्सेलरेशन को कांस्टेंट रखते हैं तो हमें ज़्यादा, अगर मास है, बॉडी का मास अगर ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और अगर बॉडी का मास कम है तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M है जब एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। अब अगर इफ फोर्स इज कांस्टेंट, अगर फोर्स कांस्टेंट है तब एक्सेलरेशन जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर हम अलग अलग बॉडी का मास पे अगर हम सेम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स इज कांस्टेंट का मतलब है कि अगर हम एक ही फोर्स लगा रहे हैं अलग अलग बॉडीज़ के, तो जिसका मास कम होगा उसमें ज़्यादा एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, और जिसका मास ज़्यादा होगी उसमें कम एक्सेलरेशन क्रिएट होगी। सो अगर फोर्स कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास।